दिल्ली को इस देश नहीं मानते, हम हर राज्य में लेकर के जाते हैं। हमारे राजभवनों में हर राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। कोई भी राज्य भवन होगा, नागालैंड का भी वहां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और गुजरात का भी मनाया जाएगा, महाराष्ट्र का भी मनाया जाएगा, गोवा का भी मनाया जाएगा। हर राजभवन में राष्ट्रीय एकता का एक प्रकार से उत्सव बना दिया जाता है। हम अपनी विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे दिल के बहुत करीब है। इसे मजबूत बनाने के लिए हम काम करते हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारी गवर्नेंस में भी दिखाती है। हर क्षेत्र के विकास पर हमारा पूरा फोकस है। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण आपके सामने है। पहले की सरकारों में नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट की सीटें कम है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। हम वोट और सीटों के हिसाब से काम नहीं करते। मेरे लिए तो मेरे देश का हर कोना समृद्ध हो, विकसित हो, ये हमारा भाव है। आज चाहे सियाचिन हो या फिर देश के आकांक्षी जिले हो, कोई हमसे दूर नहीं है। वो गांव जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था, हमारे लिए देश के वो पहले गांव बन गए। और मेरे सारे कैबिनेट के मंत्री उन गांवों में रात बिता करके आए। कुछ मंत्रियों को तो -15 डिग्री में रात को रुकना पड़ा वहां, क्योंकि हम आत्मसात करना चाहते हैं। हमारे लिए देश का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। हर हिस्से पर हमारा फोकस है। साथियों, जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखता है और जिसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य प्रमुख रहते हैं, वो भी अगर न्यूट्रल है तो पब्लिकली हमारी प्रशंसा करते हैं, न्यूट्रल नहीं है तो खानगी में तो कर ही देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, हमने समय के साथ खुद को सकारात्मकता के साथ बदलने का प्रयास किया है। हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नए और आधुनिक विचारों के लिए खुला रखा है। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे, उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और परिणाम ला करके दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा। हमारी कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्या में नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं। नागालैंड से पहली बार एक महिला राज्यसभा में सांसद बन गई है। हमें गर्व है कि हमने पहली बार त्रिपुरा के व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर स्थान दिया है। पहली बार हमारी सरकार में अरुणाचल प्रदेश को कैबिनेट मिनिस्टर मिला है। पहली बार गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारी सरकार में ही गोवा से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हमें गर्व है कि हम बीजेपी के एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जो मंत्रालय में रिकॉर्ड ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अमित भाई ने इसका विस्तार से वर्णन किया, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं कहना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास हमारे काम से ही झलकता है। हमें गर्व होता है जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा लाखों सिख श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती है। आप कल्पना कीजिए, 70 साल तक भारत की सीमा में रह करके हमारे सिख पंथ के अनुयायी दूरबीन से पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहिब के दर्शन करते थे। हमने रास्ते खोल दिए दोस्तों। अब वो स्थिति बदल गई है।
हमने लंगर की वस्तुओं से जीएसटी भी हटा दिया। हमने स्वर्ण मंदिर के लिए एफसीआई रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे विदेशियों को सेवा करने का अवसर मिला है। पहली बार वीर बाल दिवस मनाकर हमने सत्य और न्याय के लिए बलिदान देने वाले साहसजादों को, शौर्य को सम्मान दिया। आज केरल का बच्चा भी जानता है कि साहबजादे का बलिदान कैसा था। नागालैंड का बच्चा भी जानता है कि साहबजादों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। साथियों, अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाए। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हज की प्रक्रिया में सुधार करके यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज बिना महरम के हज करना भी संभव हुआ है। इससे महिलाओं के लिए भी हज करना आसान हुआ और हजारों महिलाएं गई। साथियों, 2014 में जब मैंने शपथ ली तो हमारे कई आलोचक कहते थे, मोदी जी एक राज्य के बारे उनका क्या अनुभव है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया, ये मोदी क्या करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, गुजरात चलाया होगा, लेकिन वो सब सोचने देख लें, विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही यूएई और कतर से जाकर के आया हूं। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं, ये आज दुनिया देख रही है। आज पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे संबंध अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। 2015 में जब मैं यूएई गया था पहली बार, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पहले 34 साल तक देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। सोचिए किस तरह हमने उस पूरे क्षेत्र को छोड़ रखा था। कांग्रेस की सरकारें पूरे वेस्ट एशिया को सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में देखा करती थी। उन्हें भारतीयों की शक्ति और उनके विश्वास पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन आज भारत इस क्षेत्र से संबंधों का नया अध्याय लिख रहा है। पहले लोग सोचते थे कि बस तेल का इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां से कुछ लेबर भेज देते हैं ताकि उनको रोजी रोटी मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। यहां तक कि अरब के 5 देशों ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है। यह सम्मान मोदी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है। और भाइयों बहनों, विदेश नीति के जो भी जानकार हैं, वो विदेश से मिले हर संकेत भी पकड़ ले रहे होंगे। आज अलग अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल ये खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से पूरी दुनिया का हित होने वाला है। ये पूरी दुनिया मानने लगी है। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। और इन सब के बीच कोई देश हमारी सरकार से बातचीत के लिए, आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है,
दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो साथियों कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अब प्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, HAL को खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो HAL के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे। लेकिन देखिए HAL आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं। आज जरा देखिए HAL का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। साथियों, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध,
वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, यही समय है, यही समय है। भारत के इतिहास में आज वो समय आ गया है जब हमें अपने देश का भाग्य बदल देना है। और साथियों, मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था और आपको तो कई बार कह चुका हूं। मैंने देशवासियों को कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 11 घंटे काम करेगा। अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। अगर आप 14 घंटा काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। मेरे साथियों, देश भर के मेरे कार्यकर्ताओं, देश भर के मेरे देश को उज्जवल भविष्य के लिए आशा लगाकर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है। और मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? करोगे? हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। और इसमें आपको नमो ऐप से भी बहुत मदद मिलेगी। आप नमो ऐप के जरिए मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो। आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है। मैं आपको उन्हें नमो ऐप पर विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए हमें उसको जोड़ना है। वो हमारा एम्बेसडर है। मतदान के दिन इन सभी मतदाताओं को बूथ पर लाकर हमें कमल निशान पर मतदान करवाना है और जहां एनडीए के साथी हो उनके निशान पर मतदान करवाना है। साथियों, हमें याद रखना है, हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए
आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो इसलिए, करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे इसलिए, किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे इसलिए। साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं समझता हूं अभी वंदे मातरम होने वाला है।